एज एक्सपेक्टेड स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस स्टार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमें सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स या मेल्स आ रहे हैं कि उन्होंने लास्ट फ्यू मंथ्स में अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में किया था और मोस्टली जिन इक्विटी फंड्स में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था लास्ट फ्यू मंथ्स में उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो क्या उन्हें इन इक्विटी म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप भी इसी कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक मार्केट्स में आ रहे करेक्शन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली वॉच करते हैं और जिन बातों को मैंने इस वीडियो में बताया है उसको फॉलो करते हैं तो मोस्टली मार्केट ऊपर जाए या नीचे आपको उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त उस पोर्टफोलियो में कितने फंड्स को इंक्लूड करना चाहिए, 3 या 4 फंड्स, 8 या 9 फंड्स या फिर 10 या 15 फंड्स। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट है। जब भी आप कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो उससे पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर डिसाइड कर लें। अगर आप किसी भी फंड में विदाउट इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल जाने हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो उस समय आपको हमेशा ही प्रॉब्लम होगा। रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करने से जो सबसे बड़ा फायदा आपको होगा कि आप एक ऐसा अच्छा फंड सेलेक्ट कर पाएंगे जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल होगा। इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी फंड अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड आपके लिए सुटेबल है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो बुल रन आया है उसके कारण अगर आप डिफरेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज का रिटर्न्स देखें तो नेचुरली करेंटली आपको स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी ज्यादा मिलेगा। तो फिलहाल अगर आप खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए हाई रिटर्न्स के फंड को सर्च करेंगे तो मोस्टली आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ही मिलेंगे। तो अगर आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग या इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड नहीं किया है तो आप सिंपली किसी भी टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन जब भी स्टॉक मार्केट्स में किसी भी तरह का करेक्शन आएगा तो इन स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में भी मेजर करेक्शन आएगा और फिर ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस लॉस से डर कर अपने रिस्पेक्टिव स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर लेंगे। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में इस तरह के लॉस या अननेसेसरी हेडेक को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल जरूर डिसाइड करें। सो नाउ अब हम डिटेल में जानेंगे कि आप कैसे अपना रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करेंगे और साथ ही एक बार आपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लिया तो आपको किस परसेंटेज में लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो डिटेल्स शेयर किया है वो एक रफ फिगर है, पर्सन टू पर्सन ये फिगर स्लाइटली डिफर करेगा। वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हम उन्हें बोलेंगे जो कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे अबाउट 30 to 40% का लॉस भी बेयर कर सकते हैं, जबकि एग्रेसिव इन्वेस्टर हम उन्हें बोलेंगे जो कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे अबाउट 20 to 30% का लॉस बेयर कर सकते हैं। जबकि मॉडरेट इन्वेस्टर्स वैसे इन्वेस्टर होंगे जो कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे अबाउट 10 to 20% का लॉस बेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे अबाउट 10 to 20% का लॉस बेयर नहीं कर सकते हैं तो आइडियली आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं तो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में अपने टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अबाउट 70 to 80% इन्वेस्ट करना चाहिए और मिड कैप स्टॉक्स में आप रफली अबाउट 10 to 15% इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स में रफली अबाउट 5 to 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स जरूर रखें। एज अ मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर आपको अपना इन्वेस्टमेंट मोस्टली लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में ही करना चाहिए
और आपको सेक्टर या थीमेटिक फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स और फोकस्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स में अपने टोटल इक्विटी एक्सपोजर का अबाउट 50 to 60% इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में आप 15 to 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप अबाउट 10 to 15% इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव है, इन दैट केस आप लार्ज कैप स्टॉक्स में रफली अबाउट 40 to 50% अपने टोटल इक्विटी एक्सपोजर का इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में अबाउट 20 to 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अबाउट 10 to 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन, अगर आप एक वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप भी किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप किसी भी रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर का अच्छा आइडिया नहीं है तो आप उस सेक्टर फंड को अवॉइड करें। नाउ हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड का कौन सा कैटेगरी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त जिन कैटेगरीज में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो कैटेगरीज हैं लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट मिड कैप कैटेगरी के फंड में अवॉइड कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट से आपको ऑलरेडी मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप मल्टी कैप कैटेगरी के फंड को अवॉइड कर सकते हैं। सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं, तो अगर आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर का अच्छा आइडिया है तभी आप उस सेक्टर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मोस्टली आप यूएस कंपनीज में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स या स्टॉक्स को ट्रैक करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उस समय आप जिस भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन जरूर चेक करें। लाइक उस फंड का लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर है। सो नाउ हमें अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड्स को इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको ये लगता है कि उसे सारे स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इससे ही उसे अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, तो आप सिर्फ निफ्टी 500 के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको इंडिया के टॉप 500 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। और अगर आपको सेपरेटली लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहिए तो उसके लिए आप निफ्टी 100, निफ्टी 150 मिड कैप एंड निफ्टी 250 स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये ध्यान में रखें कि ऑल्दो इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कम आता है लेकिन इनका रिटर्न्स भी अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से हमेशा ही कम आएगा। और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो से बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करना है तो उसके लिए आपको एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा। जब भी आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ये ध्यान में रखें कि आपका नंबर ज़्यादा नहीं हो, लाइक आप 9, 10 या 15 फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। इसका रीज़न ये है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में ही अपना एक्सपोजर ले रहे हैं। इन दैट केस आपके रिटर्न्स काफ़ी कम आ जाएंगे, क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में आपका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। तो अगर आपको ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर चाहिए तो आपको इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होगा। हम एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप निफ्टी 100 के कंपनीज को देखें तो सारे कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है।
आउट ऑफ दीज 100 कंपनीज सिर्फ 20-30 कंपनीज ही ऐसे मिलेंगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। सिमिलरली मिड कैप के 150 स्टॉक्स में सारे कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, वहां भी सिर्फ 30 या 40 स्टॉक्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। और सेम चीज एप्लीकेबल होगी स्मॉल कैप स्टॉक्स पे भी। और जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि फंड मैनेजर उन स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि टॉप परफॉर्मर्स हैं। तो अगर किसी फंड मैनेजर का स्टॉक पिकिंग सही रहता है तो उसका रिस्पेक्टिव फंड मोस्टली अपने बेंचमार्क को बीट करेगा। सो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल नंबर ऑफ फंड्स अबाउट 3 to 4 फंड्स होंगे। आउट ऑफ दिस 3 to 4 फंड्स आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और एक इंटरनेशनल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, इन दैट केस आप मैक्सिमम 5 to 6 फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज या मिड कैप कैटेगरी, फोकस्ड कैटेगरी या फिर इंटरनेशनल कैटेगरी का एक और फंड ऐड कर सकते हैं। और अगर आप डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए 2 to 3 डेट फंड्स सफिशिएंट हैं और एट मैक्स आप 3 to 4 डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो नाउ टू कंक्लूड, आप जब भी अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएं तो आप इन 3 चीजों का जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट, आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी कैटेगरी के टॉप 3 या 4 फंड्स में ही कोई एक फंड सेलेक्ट करें। सेकंड, बेसिस योर इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल आप ये डिसाइड करें कि वो टॉप फंड आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप जब भी किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो उस फंड को एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स का टाइम जरूर दें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।